नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी ट्यूब बैक पर, जहां आपको मिलेगा ढेर सारी कहानियां और नोवेल का समावेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। आखिरकार रैंक 9 के हकीम को ही पूरे दुनिया में एक अलग पहचान मिल सकती है। हालांकि ध्रुव की नजर में तो रैंक 9 हकीम कुछ भी नहीं था। क्या उसने सचमुच सोचा था कि वह एक असाधारण प्रतिभा है जो कम समय में सब कुछ समझ सकता है? शक्तिदेव के स्तर तक पहुंचने के लिए कोई केवल इतना ही कह सकता था कि उसकी साधना प्रतिभा स्वर्ग विरोधी थी। हालांकि गोलियां बनाना ऐसी चीज नहीं थी जिसे केवल दिन भर साधना करके प्राप्त किया जा सके। किसी की अंदरूनी शक्ति की प्रबलता केवल उसकी शक्ति पर ही निर्भर नहीं थी, बल्कि उसके लिए उसकी समझ की भी आवश्यकता थी। एक साधारण शक्तिदेव की अंदरूनी शक्ति भी परमात्मा लेवल के स्तर तक नहीं पहुंच पाती। टेस्ट लेने वाले बुजुर्ग को यकीन नहीं हो रहा था कि ध्रुव की अंदरूनी शक्ति इतनी कम उम्र में परमात्मा लेवल के स्तर तक पहुंच सकती है, जबकि उसका शरीर शक्तिदेव जैसा था। क्या यह स्वर्ग विरोधी नहीं होगा? दोस्त, आत्मविश्वास अच्छी चीज है, लेकिन अंधविश्वास अहंकार में बदल जाता है। तुम पहले रैंक 9 हाई ग्रेड हकीम बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम ऊंचे स्तरों का सामना नहीं कर पाओगे। टेस्ट करने वाला बुजुर्ग भी रैंक 9 हाई ग्रेड हकीम था। ध्रुव की बातें सुनकर उसका मूड थोड़ा खराब जरूर था। फिर भी ध्रुव से बात करते हुए वह फिर भी हंसा। बगल में खड़े कनूज ने ये शब्द सुनकर अनायास ही अपने मुंह का कोना सिकोड़ लिया। इस बूढ़े के शब्द तो शांत थे, लेकिन उसके व्यवहार से साफ जाहिर था कि वह चाहता था कि ध्रुव ऊपर जाए और कष्ट सहे। अगर ध्रुव के पास रैंक 9 हाई ग्रेड का हकीम बनने की योग्यता नहीं होती तो वह उसका मजाक उड़ाता। यह बात गुस्सैल कनूज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने तुरंत एक ठंडी सिसकारी भरी और आगे बढ़ गया। ये शब्द सुनकर ध्रुव की भौहें तन गईं। हकीम एसोसिएशन के लोग बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कनूज ने कहा था। वे सभी घमंडी लोग थे। जब तक उनके दिल में कुछ गड़बड़ है, वे एहसान चुकाते रहेंगे। ध्रुव उसके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे रैंक 9 हाई ग्रेड हकीम की कोई परवाह नहीं थी। 10 साल पहले वह रैंक 9 की रहस्यमयी गोली को परिष्कृत करने में सक्षम था। अब जब वह शक्तिदेव बन गया था तो रैंक 9 का हकीम उसके लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि आज एकमात्र रैंक 9 हाई ग्रेड के हकीम ने उसके सामने ऐसे तिरस्कारपूर्ण शब्द कहे। ध्रुव स्वाभाविक रूप से अपने दिल में कुछ असंतुष्ट था। ध्रुव ने हाथ बढ़ाकर कनूज को, जो आगे बढ़ने ही वाला था, रोक दिया। उसके चेहरे पर शांति थी और वह धीरे धीरे टेस्ट लेने वाले बुजुर्ग की ओर बढ़ रहा था। ध्रुव के सामने खड़े हकीम, जो अभी भी टेस्ट का इंतजार कर रहे थे, उसके रास्ते में आने वाले हर रास्ते को खोल देते थे। पहले टेस्ट लेने वाले बुजुर्ग की आवाज काफी तेज थी। उसने जानबूझकर उन्हें अपनी आवाज सुनाई थी। इस समय हर कोई ध्रुव का चेहरा देखना चाहता था जब उसने खुद को बेवकूफ बनाया था। वे देखना चाहते थे कि क्या वह अब भी उतना ही शांत रह सकता है जितना अभी है। उन्हें यकीन नहीं था कि एक नौसिखिए बालक, भले ही उसमें साधना की थोड़ी बहुत भी प्रतिभा हो, गोली बनाने के कौशल के मामले में उनके मन में अविश्वास पैदा कर देगा। उनके सामने खड़े व्यक्ति के गोली बनाने के कौशल की तुलना उन सच्चे हकीमों से कैसे की जा सकती थी जो पूरे मन से हकीम के रास्ते पर चल रहे थे। ध्रुव को हकीम एसोसिएशन की ओर बढ़ते देख सभी ने उपहास किया। वे ध्रुव की हार का इंतजार कर रहे थे। उस समय हंसी का एक और दृश्य होगा। हकीम एसोसिएशन के सामने चलते हुए ध्रुव अभी भी उदासीन लग रहा था। उसने हकीम एसोसिएशन के हाई ग्रेड हकीम एसोसिएशन की ओर देखा और धीरे से कहा, आपके पिछले शब्दों के अनुसार यहां अन्य रैंक के टेस्ट भी होने चाहिए।
चूंकि आप नहीं चाहते कि मैं आसानी से वहां पहुंच जाऊं। तो बताइए, टेस्ट क्या है? मैं उसे सीधे पास कर दूंगा ताकि मैं हाई रैंक टेस्ट दे सकूं। ध्रुव की बातों से हकीम एसोसिएशन के हाई रैंक के हकीम एसोसिएशन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सीधे हकीम एसोसिएशन को भड़का दिया, जिससे हकीम एसोसिएशन के हाई रैंक हकीमों के चेहरे पर एक भद्दा भाव आ गया। उसने ठंडी सांस ली और अपने पीछे रखी एक काले पत्थर की पट्टिका की ओर इशारा किया। यह आत्मा परीक्षण पट्टिका है। जब तक आप इस पर अपनी हथेली रखेंगे और अपनी अंदरूनी शक्ति इसमें डालेंगे, यह पट्टिका आपकी अंदरूनी शक्ति और हकीम ग्रेड का परीक्षण कर सकेगी। इस आत्मा परीक्षण पट्टिका का उच्चतम रैंक रैंक 9 के हाई ग्रेड हकीम तक का है। जैसे ही उसके शब्द निकले, हकीम एसोसिएशन के हाई रैंक हकीमों ने उदासीनता से ध्रुव को देखा। फिर उसने भीड़ पर नजर डाली और एक तरफ हटकर ध्रुव के लिए रास्ता खोल दिया। वह सभी ध्रुव के टेस्ट में फेल होने और हार जाने का इंतजार कर रहे थे। हकीम एसोसिएशन के हाई रैंक हकीमों पर लापरवाही से नजर डालते हुए ध्रुव का शरीर नहीं हिला, लेकिन एक अत्यंत भयानक अंदरूनी शक्ति उसकी भौहों के बीच संघनित हुई और आत्मा परीक्षण पट्टिका की ओर बह गई। भाई ध्रुव, क्या तुम सचमुच ऐसा करना चाहते हो? आवेग में मत आओ और इस अज्ञानी आदमी की चाल में मत फंसो। अचानक ध्रुव ने कनूज की कर्कश आवाज सुनी, जो फिर से चिंता से भरी थी, जिससे ध्रुव की हरकतें रुक गईं। लेकिन तुरंत ही ध्रुव खिलखिलाकर हंस पड़ा। पलटकर ध्रुव ने कनूज को एक आश्वस्त मुस्कान दी। दोनों ने समझ में सिर हिलाया और कनूज ने कुछ और नहीं कहा। चूंकि ध्रुव ने उसे सहज होने का संकेत दिया था, तो ध्रुव को अपना आत्मविश्वास होना चाहिए। हालांकि वह ध्रुव को लंबे समय से नहीं जानता था, कनूज ने यह निष्कर्ष निकालने का साहस किया कि जब तक ध्रुव ऐसा करने का साहस करता है, तब तक उसका अपना आत्मविश्वास जरूर है। आखिर क्या बूढ़े नाथ उस दिन जैसा नहीं था? शुरू में वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ध्रुव को दबाना और उसे डराना चाहता था, लेकिन आखिरकार ध्रुव ने उसे जबरदस्ती दबा दिया, जिससे न सिर्फ हजारों लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, बल्कि उसे माफी भी मांगनी पड़ी। शायद आज ध्रुव एक बार फिर खुद को साबित करने में सक्षम होगा। जैसे ही वह मुड़ा, एक भयानक अंदरूनी शक्ति ध्रुव की भौहों के बीच से ज्वार की लहर की तरह निकली और आत्मा परीक्षण पट्टिका पर भयंकर बमबारी की। जब अंदरूनी शक्ति हॉल में फैल गई, तो हर कोई भयानक अंदरूनी शक्ति से दब गया और जमीन पर घुटने टेक दिए, यहां तक कि टेस्ट देने वाला बुजुर्ग, जो चेहरे पर तिरस्कार भरी नजरों से ध्रुव को देख रहा था, बड़ी मुश्किल से कुछ कदम पीछे हटा। आखिरकार उसने एक सितारा शक्तिदेव होने के नाते अपनी ताकत पर भरोसा करके खुद को मजबूती से संभाला और नीचे नहीं गिरा। हॉल के बाहर कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अंदरूनी शक्ति के प्रकट होते ही इस असामान्यता का पता लगा लिया था। उनके चेहरे तुरंत बदल गए और उनकी आंखें सदमे से भर गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि हकीम एसोसिएशन का कोई सर्वशक्तिमान व्यक्ति किसी अत्यंत शक्तिशाली गोली का शोधन कर रहा हो? वरना इतनी भयावह गति कैसे हो सकती थी? यहां तक कि हकीम एसोसिएशन के कुछ सच्चे हाई रैंक हकीम भी हैरानी से आंखें फाड़े देख रहे थे। तभी उनकी आकृतियां हिलीं और वे तेजी से हॉल की ओर दौड़ पड़े। दरार एक कर्कश ध्वनि गूंजी। आत्मा परीक्षण पट्टिका, जिस पर ध्रुव की अंदरूनी शक्ति का प्रहार हुआ था, बस एक पल के लिए ही रही और फिर फट गई और जमीन पर मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। इस समय ध्रुव के पीछे खड़ा कनूज भी हैरान होकर अपने सामने ध्रुव को देख रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ध्रुव की अंदरूनी शक्ति वास्तव में इतनी शक्तिशाली होगी। रैंक 9 हाई ग्रेड हकीम वास्तव में उसके लिए एक कचरा अस्तित्व है। काफी देर बाद कनूज बस कड़वी मुस्कान दे सका, सिर हिलाया और आह भरी। फिर उसने टेस्ट लेने वाले बुजुर्ग की तरफ दयनीय दृष्टि से देखा।
जो अब भी कड़वी आवाज में अपनी बात पर अड्डा हुआ था और अब कुछ नहीं बोला। इस समय टेस्ट लेने वाले बुजुर्ग के चेहरे पर कड़वाहट थी। उसे अपने दिल में एहसास था कि आज आखिरकार उसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना ही था जिससे उसे नहीं मिलना चाहिए था। आज से उसके अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। आत्मा परीक्षण पट्टिका के नष्ट हो जाने के बाद ध्रुव ने लापरवाही से अपनी अंदरूनी शक्ति वापस ले ली। तभी घुटनों के बल बैठे रैंक 8 के हकीम बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए ऊपर आए। उनमें से हर एक ने भयभीत आंखों से ध्रुव की पीठ को देखा। फिर भी उनकी आंखों में एक मदहोशी छाई हुई थी और वे ध्रुव की पीठ को साफ साफ नहीं देख पा रहे थे। ताकतवरों की दुनिया में बस बची हुई शक्ति ही उन्हें शक्तिहीन महसूस कराने के लिए काफी थी। ऐसी शक्ति का विरोध उनके जैसे साधारण रैंक 8 के हकीम नहीं कर सकते थे। ध्रुव का आभा मंडल गायब हो गया और टेस्ट लेने वाले बुजुर्ग का शरीर भी हल्का हो गया। उसकी झुकी हुई कमर भी धीरे धीरे सीधी हो गई। हालांकि उसके चेहरे को देखकर राहत का जरा भी आभास नहीं हो रहा था। उसके सामने काले वस्त्र पहने खड़े युवक के अलावा और कोई कारण नहीं था। ध्रुव की हरकत ने हकीम एसोसिएशन में सभी को चौंका दिया होगा। टेस्ट के प्रबंधक के रूप में उन्होंने ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा की थी। इस मामले के बाद उच्च अधिकारी निश्चित रूप से उन्हें जिम्मेदार ठहराएंगे। इस व्यक्ति के मन में व्याप्त असंतोष को शांत करने के लिए वह भविष्य में इस प्राचीन नील शहर में नहीं रह पाएंगे। एक ही गलती से उसने अपना वैभव और धन गोमवा दिया था। अब समय आ गया था कि वह अपने उच्च और घमंडी चरित्र को बदल दे। परीक्षा देने वाले बुजुर्ग ने मन ही मन आह भरते हुए बेबसी से अपना सिर हिलाया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और उदास चेहरे के साथ वहीं खड़ा रहा। दूसरी ओर कनूज के चेहरे पर उपहास के भाव थे जब वह अपने आस पास के लोगों को देख रहा था। ये लोग अक्सर अपनी नाक ऊंची करके दूसरों को नीची नजर से देखते थे। आज आखिरकार उन्हें दमन का स्वाद चखना पड़ा। हाँ, मुझे नहीं पता था कि एक सम्मानित अतिथि आने वाला है और यहां आपको अनदेखा कर देगा। यह बूढ़ा आदमी हकीम एसोसिएशन की ओर से आपसे माफी मांगता है। अचानक एक जोरदार और स्पष्ट हंसी हवा में फैल गई और हॉल में गूंज उठी, जिससे सभी को अपने कानों में एक गर्जनापूर्ण ध्वनि गूंजती हुई महसूस हुई। यह आवाज सुनते ही कनूज के चेहरे पर अनायास ही गंभीरता छा गई। प्राचीन नील शहर से अपनी अच्छी तरह वाकिफ होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि इस आवाज का मालिक कौन है। और तो और पूरे हकीम एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले उसके शब्दों के आधार पर इस व्यक्ति की पहचान पहले ही सामने आ चुकी थी। यह व्यक्ति निश्चित रूप से हकीम एसोसिएशन का अध्यक्ष था। जब ध्रुव ने यह सुना तो उसके मुंह के कोनों में एक मुस्कान फैल गई। आयोजन स्थल का प्रभारी व्यक्ति आखिरकार आ गया था, इसलिए ध्रुव को उसे फिर से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं यहां पहली बार आया हूं। मैं वरिष्ठ को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बस इधर उधर देखूंगा। उसके सामने की भीड़ छंट गई और 3 बुजुर्ग व्यक्ति सभी की आंखों के सामने प्रकट हुए। तीनों आकृतियों के प्रकट होते ही भीड़ में आश्चर्य की लहरें फैल गईं, जिससे हॉल, जो मूल रूप से ध्रुव के कारण शांत हो गया था, एक बार फिर शोरगुल से भर गया। क्या वह अध्यक्ष गुलशन नहीं है? और क्या उनके बगल में जो 2 लोग हैं वे उप अध्यक्ष चंद्रू और हकीम एसोसिएशन के मुख्य हकीम बुजुर्ग राजन नहीं हैं? यह सही है। वे तीनों आमतौर पर रहस्यमय हैं और शायद ही कभी दिखाई देते हैं। यह प्रत्याशित है कि वे सभी आज इस ध्रुव की वजह से आए हैं। आखिर इस ध्रुव में ऐसी क्या क्षमता है कि वह उन तीनों को यहां खींच लाया है? अगर इसकी खबर फैल गई तो मुमकिन है कि इससे एक और जबरदस्त तूफान आ जाएगा। तीनों बूढ़े, जो मुख्य पात्र थे, भीड़ की शोरगुल भरी चर्चाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे। इस समय
उनकी निगाहें ध्रुव पर टिकी थीं, जो भीड़ में सबसे आगे खड़ा था। हाँ, ऐसा लग रहा है कि यह दोस्त एक हकीम बैज प्राप्त करना चाहता है ना? वे तीनों ध्रुव से 10 फीट आगे रुक गए। भांग के कपड़े पहने बूढ़ा आदमी, जो अध्यक्ष था, एक हाथ से अपनी दाढ़ी सहलाते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए ध्रुव को देखकर जोर से हंसा। हालांकि बूढ़े ने साधारण कपड़े पहने थे, फिर भी ध्रुव ने उसके सामने जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। ध्रुव की नजर में इस बूढ़े की ताकत बादल चीरने वाले भेड़िए से कम नहीं थी। उसकी आभा का घनत्व शायद उससे भी ज्यादा था। ठीक है, हालांकि ऐसा लग रहा है कि आपकी आत्मा परीक्षण पट्टिका मैंने ही तोड़ी है। हाँ, इस दोस्त की ताकत के साथ इस तरह की आत्मा परीक्षण पट्टिका स्वाभाविक रूप से आपके द्वारा किए गए आकस्मिक हमले का सामना करने में असमर्थ है। इस बार बोलने वाला एक बूढ़ा आदमी था, जो ब्रोकेड का चोगा पहने मुख्य बूढ़े के बाईं ओर खड़ा था। उसके लाल बाल उठती हुई लपटों जैसे थे। उसकी आभा वास्तव में मुख्य बूढ़े के बराबर ही थी। जाहिर है, वह भी एक 8 सितारा शक्तिदेव योद्धा था। इस क्षण ध्रुव को आखिरकार हकीम एसोसिएशन की असली ताकत का एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि साधारण शक्तिदेव को इस जगह पर अच्छा व्यवहार करना पड़ता था। हकीम एसोसिएशन के शक्तिशाली हकीमों का जिक्र किए बिना ही हकीम एसोसिएशन की समग्र शक्ति पहले से ही कुछ बड़े गुटों से कम नहीं थी। जब ध्रुव की नजर तीसरे बूढ़े की ओर गई, तो उसकी भौहें अनायास ही थोड़ी सिकुड़ गईं। तीसरे बूढ़े ने एक हाई रैंक के हकीम का कोट पहना हुआ था। हालांकि ध्रुव को इस बात पर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इस बूढ़े की ताकत केवल 1-2 सितारा शक्तिदेव जितनी थी, फिर भी वह इन दोनों के साथ यात्रा कर पा रहा था। यह वाकई अजीब था। हालांकि अगले ही पल ध्रुव की नजर बूढ़े आदमी की छाती पर लगे हकीम बैज पर पड़ी। बैज का बाहरी रूप एक औषधीय कड़ाही जैसा था। औषधीय कड़ाही के ऊपर गोली सुगंध की लड़ियां फैली हुई थीं। औषधीय हंडे के बीच में इंद्रधनुष की तरह 9 अलग अलग रंगों की लहरें उकेरी गई थीं। ये 9 लहरें एक 9वें रैंक के हकीम का प्रतिनिधित्व करती थीं। हालांकि उन तरंगों में 2 असली गोलियां थीं। अगर कोई उन्हें ध्यान से सूंघता तो उसे पता चलता कि वे 2 असली गोलियां वास्तव में गोली की सुगंध की लहरें छोड़ रही थीं, जो दिल को सुकून दे रही थीं। भाई ध्रुव, आपको तीसरे बूढ़े व्यक्ति पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उस बूढ़े व्यक्ति का नाम राजन है। हालांकि उसकी ताकत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसकी कीमिया कौशल बेहद उत्कृष्ट है। वह हकीम संघ का प्रमुख हकीम है। उसका पद 2nd ग्रेड के हकीम तक पहुंच गया है। इस वजह से वह आमतौर पर बेहद घमंडी है। तुम्हें सावधान रहना होगा। कनूज की आवाज एक बार फिर ध्रुव तक पहुंची। ठीक उसी समय जब ध्रुव हकीम के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को देख रहा था। उसने आवाज के जरिए बूढ़े व्यक्ति का परिचय ध्रुव से कराया। ध्रुव ने अनायास ही अपनी भौहें ऊपर उठा लीं जब उसने कनूज के शब्दों में कुछ अजीब शब्द सुने। 2nd ग्रेड हकीम। क्या यह मूल मार्शल दुनिया का हकीम रैंक था? इसमें और मार्कस के रैंकों में कोई अंतर नहीं था। जब ध्रुव राजन नामक हकीम पर ध्यान दे रहा था, तो दूसरा पक्ष भी उस पर ध्यान दे रहा था। ध्रुव ने अभी जो अंदरूनी दबाव छोड़ा था, वह उससे कम नहीं था। राजन के दिल में यह बात बिल्कुल साफ थी कि वह अपनी भयानक अंदरूनी शक्ति के कारण ही हकीम एसोसिएशन का मुख्य हकीम बन पाया था। ध्रुव का प्रकट होना निश्चित रूप से उसके दिल में एक बड़ी विपत्ति बन जाएगा। मुमकिन था कि मुख्य हकीम का पद भी उसे ये 2 बुजुर्ग हाथ जोड़े हुए ही देंगे। यह सोचते ही राजन के मन में ध्रुव के बारे में जो धारणा बनी थी, वह तुरंत घाटी की तलहटी में उतर गई। आप दोनों ने अभी जो कहा, उसके अनुसार क्या हकीम एसोसिएशन में परीक्षा देने के लिए अन्य स्थान भी हैं? ध्रुव को राजन की थोड़ी सी भयावह नजर की परवाह नहीं थी।
ध्रुव ने ऐसी नजर पहले भी कई बार देखी थी। यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि ध्रुव ने अभी अभी जो अंदरूनी शक्ति प्रदर्शित की थी वह बहुत प्रबल थी, जिससे उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। या शायद इसलिए कि उसे डर था कि ध्रुव की प्रतिभा हकीम एसोसिएशन के मुख्य हकीम के रूप में उसके पद के लिए खतरा बन जाएगी, जिससे उसके मन में ध्रुव के प्रति कुछ नाराजगी पैदा हो गई। ध्रुव का दिल यहां नहीं था। स्वाभाविक रूप से वह इतना आलसी था कि उसकी परवाह नहीं करता था। उसने राजन के चेहरे के गहरे और घने भावों को नजरअंदाज करते हुए अपनी नजर समूह का नेतृत्व कर रहे बूढ़े आदमी की ओर घुमाई और बाईं ओर लाल बालों वाले बूढ़े ने अपना मुंह खोला और मुस्कुराते हुए बोला। यह सुनकर दोनों फिर मुस्कुराए। आगे चल रहे बूढ़े ने अपनी दाहिनी ओर राजन की ओर देखा, फिर ध्रुव की ओर देखा और जोर से हंसा। बिल्कुल, आखिरकार प्राचीन नील शहर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है। हालांकि यहां रैंक 9 के कुछ ही हकीम हैं, फिर भी उच्च श्रेणी के आत्मा परीक्षण पट्टिका के लिए हमारी कुछ और तैयारियां हैं। वरना अगर किसी दिन आप जैसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति आ जाए तो हम उसे मिस नहीं करना चाहेंगे। यह सुनकर ध्रुव की आंखें चमक उठीं। उसने कनूज से नजरें मिलाईं और फिर आगे चल रहे बूढ़े आदमी को देखकर मुस्कुराया। तो फिर मैं सोचता हूं कि क्या मैं इतना भाग्यशाली होऊंगा कि वहां जाकर इसकी जांच कर सकूं? हाँ, बिल्कुल। अपनी अत्याचारी अंदरूनी शक्ति के साथ आप स्वाभाविक रूप से हाई रैंक की आत्मा परीक्षण पट्टिका आजमाने में सक्षम होंगे। जैसे ही आगे वाले बूढ़े आदमी ने अपनी बात खत्म की, उसने तुरंत एक और वाक्य बोला। इससे ध्रुव की नजर भी रुक गई और वह थोड़ी उलझन भरी नजरों से आगे वाले बूढ़े आदमी को देखने लगा। हालांकि मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि पहले मेरे अधीन इस व्यक्ति के मामले से निपटने के लिए मेरा इंतजार करें। आखिरकार मेरे हकीम एसोसिएशन में वास्तव में एक ऐसा घमंडी व्यक्ति मौजूद है। अध्यक्ष होने के नाते मैं वास्तव में अपने दिल में दोषी महसूस करता हूं। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, अध्यक्ष ने ध्रुव को नजरअंदाज कर दिया। टेस्ट लेने वाले बुजुर्ग को उदासीनता से देखते हुए उसका चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। इस समय उस बुजुर्ग की ताकत मानो शून्य हो गई थी। अध्यक्ष के सामने वह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। क्या हुआ? क्या तुम पहले इस दोस्त का सामना करते समय बहुत घमंडी नहीं थे? अध्यक्ष की आंखें ठंडी थीं और उनके शरीर के चारों ओर का आभामंडल किसी छिपे हुए अजगर की तरह उमड़ रहा था। इससे टेस्ट लेने वाले बुजुर्ग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। खून का जरा भी निशान नहीं रहा। उनका पूरा शरीर कांप उठा और ठंडे पसीने से उनके कपड़े भीग गए। महोदय, अध्यक्ष महोदय, यह अधीनस्थ वास्तव में नहीं जानता था कि यह दोस्त वास्तव में ऐसा व्यक्ति होगा। यह अधीनस्थ निश्चित रूप से बहुत देर हो गई। मेरे हकीम एसोसिएशन को तुम्हारे जैसे किसी की जरूरत नहीं है। आज से मेरे हकीम एसोसिएशन को छोड़ दो। जैसे ही अध्यक्ष ने बोलना समाप्त किया, निगरानी करने वाले बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें सुस्त थीं और उसका मन अनिच्छा से भरा हुआ था। कुछ देर स्तब्ध रहने के बाद वह अनिच्छा से अध्यक्ष पर चिल्लाया, अध्यक्ष, मैं हार नहीं मानूंगा। अध्यक्ष, मैंने वर्षों से एसोसिएशन के लिए बहुत कुछ किया है। आप मुझे ऐसे ही कैसे जाने दे सकते हैं? आप सबको कैसे मना सकते हैं? चुप रहो। तुमने मेरे हकीम एसोसिएशन के लिए जो छोटे छोटे काम किए हैं, वे उन संसाधनों की तुलना में कुछ भी नहीं हैं जो तुमने एसोसिएशन से लिए हैं। अध्यक्ष महोदय, हाँ, मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। आखिरकार बुजुर्ग हमारे हकीम एसोसिएशन में काफी समय से हैं। कम से कम उन्होंने कड़ी मेहनत तो की है, भले ही उन्होंने कोई योगदान न दिया हो। इसके अलावा उन्होंने वर्षों से हकीम एसोसिएशन को कई प्रतिभाओं को निखारने में मदद की है।
क्यों ना हम उन्हें सजा दें और किसी अन्य शाखा एसोसिएशन में भेज दें। अध्यक्ष की नाराजगी भरी फटकार अभी सुनाई ही दी थी कि उनके पीछे खड़े राजन एक कदम आगे बढ़कर अध्यक्ष के बगल में खड़े हो गए। राजन अध्यक्ष की ओर मुड़े और बोलते हुए हल्के से मुस्कुराए। जब अध्यक्ष ने राजन की बातें सुनी तो उन्हें मन ही मन एहसास हुआ कि यह बुजुर्ग जाहिर तौर पर राजन का अधीनस्थ था, इसीलिए वह इतना घमंडी और निरंकुश था। तुरंत ही उसके मन में थोड़ी नाराजगी हुई। राजन की हकीम कौशल के कारण वह आमतौर पर उनके सामने अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटता था। आज इस बुजुर्ग के साथ हुए मामले ने उसे सचमुच भड़का दिया था। तुरंत ही उसका मन किया कि वह अपना सिर घुमाकर राजन से बहस करे, लेकिन अगले ही पल ध्रुव की आवाज फिर से कहीं से सुनाई दी। इससे अध्यक्ष की हरकतें भी अचानक रुक गईं। उनके मुंह से निकलने वाले शब्द भी बलपूर्वक वापस निगल लिए गए। अध्यक्ष महोदय, मैं भी यही सोचता हूं कि चूंकि इस बुजुर्ग ने कोई बड़ा अपराध नहीं किया है, तो चलिए इसे भूल ही जाएं। यह तो बस एक छोटी सी बात है, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव ने धीरे से हंसते हुए सहज भाव से कहा। ध्रुव के शब्दों से राजन के मुंह के कोने भी सिकुड़ गए और वह हल्की हंसी से लौटपोट हो गया। जिस तरह से उसने देखा, ध्रुव की यह हरकत साफ तौर पर उसके प्रति डर का इजहार थी। किसी भी मुसीबत से बचने के लिए ध्रुव बस हार मान रहा था। हालांकि ऐसा था, फिर भी इससे राजन के दिल में सुकून की लहर दौड़ गई। ऐसा लग रहा था कि यह बच्चा कोई जवान और हिम्मत वाला इंसान नहीं था, वह तो बस एक कायर था। अगर उसमें काबिलियत भी होती तो वह बस खजानों का पहाड़ था। यह हकीम एसोसिएशन अब भी उसका इलाका था और इसे कोई नहीं बदल सकता था। हालांकि ध्रुव ने अपने दिल में ऐसा नहीं सोचा था। एक तरफ उसने ऐसा इसलिए किया ताकि जब वह आगे हो तो उसे रोका जा सके। आखिरकार अध्यक्ष का मुख्य उद्देश्य ध्रुव के दिल में व्याप्त असंतोष को शांत करना था। दूसरी ओर वह वास्तव में कम परेशानी पैदा करना चाहता था। वह राजन से खुलेआम या छुपकर लड़ने की जहमत नहीं उठा सकता था। ज्यादा से ज्यादा बात एक वाक्य की ही होगी। वह राजन को जो चाहे सोचने देगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चंद्रू भी एक एक करके सब समझ गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, हालांकि उन्होंने और कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर कनूज की निगाहें राजन को देखते हुए और भी सतर्क थीं। आखिरकार वह एक बड़े दिल वाले इंसान थे और ये सारी बातें उनकी आंखों में झलक रही थीं। हाँ, ठीक है, चूंकि तुमने बोल दिया है, यह बूढ़ा आदमी कुछ और नहीं कहेगा। अध्यक्ष ने ध्रुव की ओर मुस्कुराकर देखा। कुछ ही देर बाद उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई और वह जोर से चीख पड़ा। पूरा हकीम एसोसिएशन थोड़ा कांप उठा। उसी समय हकीम के वस्त्र पहने, काले कपड़े पहने कुछ लोग भी हॉल में दिखाई दिए और उन्होंने उस बुजुर्ग को बाहर खींच लिया। हम्फ, ये बदमाशों का झुंड है, इस बूढ़े आदमी के पीछे भागो। उस बुजुर्ग का रूप अभी सबकी नजरों से ओझल ही हुआ था कि अध्यक्ष ने फिर से जोरदार चीख मारी। हॉल में मौजूद हकीम ज्वार की तरह तेजी से पीछे हट गए। कुछ ही देर में हॉल में सिर्फ ध्रुव के 5 लोगों का समूह ही रह गया। हे, यह मेरा दोस्त है, कृपया मेरे साथ चलो। हाँ, ठीक है, चूंकि ऐसा है तो यह बूढ़ा आदमी तुम्हें हाई रैंक की आत्मा परीक्षण पट्टिका का परीक्षण करने के लिए ले जाएगा। सच कहूं तो इस चीज का कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ है। हाँ, ये बुढ़ा बहुत मंदबुद्धि है। रास्ते में मैं तुम्हारा नाम पूछना भूल गया, प्लीज बुरा मत मानना। हाँ। जब वे कुछ लोग आगे बढ़े तो अध्यक्ष गुलशन हौस पड़े। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव उभर आए। उन्होंने सिर घुमाकर मुस्कुराते हुए ध्रुव से पूछा। ध्रुव ने भी अभिवादन का जवाब दिया और मुस्कुराते हुए अध्यक्ष की ओर हाथ जोड़कर कहा, मैं ध्रुव हूं,
जब ध्रुव के शब्द उसके मुंह से निकले तो अध्यक्ष और बाकी दोनों थोड़ा चौंक गए। तुरंत ही उनके चेहरों पर आश्चर्य के भाव उभर आए। ध्रुव को देखते हुए उनकी निगाहें अविश्वास से भर गईं। आप वही ध्रुव हैं जिसने आधे महीने पहले बसंता दल के पूर्वज बूढ़े नाथ के साथ लड़ाई लड़ी थी। काफी देर बाद अध्यक्ष ने अपना मुंह खोला और चौंकते हुए ध्रुव से पूछना जारी रखा। ध्रुव भी मुस्कुराया और सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वे पहले से ही मानसिक रूप से तैयार थे, लेकिन जब उन्होंने इस समय ध्रुव को स्वीकृति में अपना सिर हिलाते देखा तो वे तीनों ठंडी हवा की लहर छोड़ने से खुद को रोक नहीं सके। चाहे उन्होंने इसके बारे में कुछ भी सोचा हो, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस प्रतिभाशाली हकीम से वे आज मिले थे वह वास्तव में वही ध्रुव होगा जिसके नाम ने हाल ही में पूरे प्राचीन नील शहर को हिला दिया था। यह वास्तव में अप्रत्याशित है। छोटे दोस्त ध्रुव में इतनी कम उम्र में ऐसी प्रतिभा थी। न केवल उसके पास महान शक्ति थी, बल्कि हकीम कौशल में उसकी उपलब्धियां भी बहुत चौंकाने वाली थीं। छोटा दोस्त ध्रुव वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, एक प्रतिभाशाली जिसे स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त है। इस समय उपाध्यक्ष चंद्रू, जो अध्यक्ष के साथ चल रहे थे, भी अपने मुंह से विस्मय की लहरें निकलने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने जिस नजर से ध्रुव को देखा वह मानो किसी राक्षस को देख रहे थे। ध्रुव इतनी कम उम्र में साधना और हकीम के मार्ग पर इतनी दूर तक चल पाया था। इस बात ने अनायास ही उन वृद्धों को, जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया था, अपने मन में शर्मिंदगी महसूस कराई। यह सोचकर अध्यक्ष गुलशन और उपाध्यक्ष चंद्रू एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सके। हालांकि वे एक दूसरे की आंखों में एक कड़वी मुस्कान देख सकते थे। ध्रुव की उत्कृष्टता ने सचमुच इन दोनों बुजुर्गों के दिलों में थोड़ी बेचैनी पैदा कर दी। दोनों को एक जैसा ही लग रहा था। राजन इसे कैसे जाने दे सकता था? ध्रुव जितना ज्यादा उत्कृष्ट था, उसे उतना ही ज्यादा अन्याय महसूस हो रहा था। आज वह जिस मुकाम पर है, वहां पहुंचने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। उसके सामने बैठा यह बदमाश इतनी आसानी से यह मुकाम कैसे हासिल कर सकता है? इससे राजन के दिल में आक्रोश और भी बढ़ गया जब उसने ध्रुव की आंखों को देखा। हालांकि अगर वह जानता कि ध्रुव की वर्तमान ताकत और विशाल हकीम की निम्ब को बड़ी मेहनत से प्राप्त किया गया है, तो शायद उसके पास ध्रुव के साथ मुकाबला करने का आत्मविश्वास नहीं होगा। ट्रेनिंग के मार्ग पर कोई शॉर्टकट नहीं था। ध्रुव अपनी वर्तमान उपलब्धि इसलिए हासिल कर पाया क्योंकि उसने अपने ट्रेनिंग के दौरान अर्जित कठोर दृढ़ता पर भरोसा किया था। रास्ते में आने वाली कठिनाइयां और कष्ट, जीवन मरण के संघर्ष, ये सब ट्रेनिंग का ही हिस्सा थे। अगर ध्रुव ने दिव्य रोशनी को काबू न किया होता तो उसे अपनी वर्तमान शक्ति कैसे प्राप्त होती? हालांकि दिव्य रोशनी को काबू करना इतना आसान कैसे हो सकता था? न जाने कितनी जीवन मरण की स्थितियां इसमें शामिल थीं। अगर ध्रुव की असाधारण दृढ़ता न होती तो शायद वह बहुत पहले ही साधना पथ पर आ गया होता। ध्रुव की सारी उपलब्धियां अपनी जान जोखिम में डालकर हासिल की गईं। ध्रुव ने ये सारी उपलब्धियां उस दर्द और यातना को सहकर हासिल की जो एक आम इंसान नहीं सह सकता। इस मामले में राजन उसकी बराबरी कैसे कर सकता था? कुछ ही देर बाद पांचों का समूह एक मोटे काले रहस्यमयी दरवाजे के सामने पहुंच गया। ध्रुव की यात्रा का पहला लक्ष्य भी यही था। इस उच्च श्रेणी के परीक्षा कक्ष का वास्तव में कई वर्षों से उपयोग नहीं हुआ है। अब जब मैं यहां फिर से आया हूं तो मैं अतीत के कुछ उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोगों को याद किए बिना नहीं रह सकता। गुलशन ने भावुक होकर हौंसते हुए आह भरी। उसके पूरे शरीर का आभा मंडल अचानक हिल गया। उसने अपना दाहिना हाथ भींच लिया और शुद्ध शक्ति उसकी हथेली से झरने के पानी की तरह बहबाद हो निकली और उसकी हथेली उस काले रहस्यमयी दरवाजे से टकरा गई।
धीरे धीरे फैलती हुई जल जैसी ऊर्जा तरंगों के बाद काले रहस्यमय दरवाजे की सतह पर हल्की क्रीम सफेद चमक की एक परत दिखाई दी। जैसे ही क्रीम सफेद चमक की यह परत दिखाई दी, रहस्यमयी दरवाजा भी धीरे धीरे इस जगह में भ्रम बन गया। अंततः वह पूरी तरह से गायब हो गया। यह हाई रैंक की आत्मा परीक्षण पट्टिका हमारे हकीम एसोसिएशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इसे बनाना बहुत महंगा है। इसलिए हमारे पास इसे सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसकी आवाज सुनते ही काला रहस्यमय दरवाजा भी पूरी तरह से गायब हो गया था। बस एक खाली दरवाजा बचा था। गुलशन ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराकर आने का इशारा किया। ध्रुव भी मुस्कुराया। उसने कनूज से नजरें मिलाईं और फिर आगे बढ़कर अंदर चला गया। यह बड़ा हॉल पहले वाले परीक्षा हॉल से ज्यादा अलग नहीं था। हालांकि इसका इस्तेमाल काफी समय से नहीं हुआ था, जिससे हर जगह धूल की परत जम गई थी। अध्यक्ष गुलशन, जो उसके पीछे पीछे आ रहा था, यह देखकर एक कड़वी मुस्कान बिखेरे बिना नहीं रह सका। उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और एक अदृश्य शक्ति अचानक प्रकट हुई, जिसने जमीन पर जमी सारी धूल को उड़ा दिया। ध्रुव ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब से वह अंदर आया था, उसकी नजर हॉल के बीचों बीच लगी गहरे काले पत्थर की पट्टिका पर ही टिकी थी। हाई रैंक आत्मा परीक्षण पट्टिका। बिना किसी स्पष्टीकरण के ध्रुव पहले ही आत्मा परीक्षण पट्टिका के सामने चला गया था, इससे पहले कि उसके पीछे के सभी लोग हॉल में कदम रखते। ध्रुव को पहले से ही इस बात का पूरा ज्ञान था कि आत्मा परीक्षण पट्टिका का इस्तेमाल कैसे करना है। हालांकि इस आत्मा परीक्षण पट्टिका का सामना करते समय ध्रुव ने अपनी अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं की। वह यह भांप पाया कि इस आत्मा परीक्षण पट्टिका के भीतर एक अत्यंत रहस्यमयी जाल है। हालांकि अपनी वर्तमान शक्ति के कारण वह इसकी जांच नहीं कर पा रहा था। संभावना थी कि अगर ध्रुव अपनी सारी अंदरूनी शक्ति इस आत्मा परीक्षण पट्टिका में डाल भी दे, तो भी इसे जरा भी नुकसान नहीं होगा। उसका दाहिना हाथ आस्तीन से बाहर निकला। उसके मन में सागर के समान अनंत अंदरूनी शक्ति इस क्षण एक उफनती नदी में बदल गई और पूरी तरह से ध्रुव की दाहिनी हथेली पर आ गई। उसी समय ध्रुव की दाहिनी हथेली धीरे धीरे आत्मा परीक्षण पट्टिका के साथ आ गई। एक पल में ध्रुव की थोड़ी बंद आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। आत्मा परीक्षण पट्टिका एक जल पंप की तरह थी, जो ध्रुव की सारी अंदरूनी शक्ति, जो ज्वार की लहर जैसी थी, को एक पल में उसके शरीर से बाहर खींच रही थी। इस क्षण ध्रुव अपने मन में चक्कर आने की लहर महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसका पूरा शरीर मानो एक पल में ढह जाएगा, जिससे ध्रुव अनजाने में आधा कदम पीछे हट गया। जब ध्रुव पीछे हटा तो उमड़ती हुई अंदरूनी शक्ति एक बार फिर ध्रुव के शरीर में लौट आई। ध्रुव को तुरंत होश आ गया और उसने अपने पीछे हटते शरीर को स्थिर कर लिया। उसके चेहरे पर अभी भी भय का भाव था, क्योंकि वह पहले वाली आत्मा परीक्षण पट्टिका को देख रहा था। अगले ही पल 4 बड़े सुनहरे शब्द धीरे धीरे ध्रुव की आंखों के सामने प्रकट हुए। सेकंड ग्रेड का शक्तिदेव रैंक। 4 चमकते सुनहरे शब्द मानो शरीर को स्थिर करने वाले ताबीज की तरह थे, जिससे हॉल में बैठे 5 लोग मानो जमीन से चिपक गए। वे जरा भी हिले नहीं। हॉल का पूरा स्थान मानो उस पल पूरी तरह से जम गया हो। एक पल में अचानक सन्नाटा छा गया। हम्फ। काफी देर बाद अध्यक्ष गुलशन के पीछे खड़े राजन ने अपनी नाक से एक अवर्णनीय ठंडी खर्राट निकाली। इससे मौत जैसा सन्नाटा छा गया और माहौल अचानक बिखर गया। ध्रुव और बाकी लोग भी तुरंत होश में आ गए। ध्रुव की निगाहें अभी भी आत्मा परीक्षण पट्टिका पर लिखे 4 बड़े शब्दों पर टिकी थीं। उसकी आंखों की गहराई में एक खुशी की रोशनी टिमटिमा रही थी। सेकंड ग्रेड शक्तिदेव रैंक, चूंकि यह दूसरा ग्रेड था, इसलिए संभावना थी
कि वर्तमान ध्रुव का हकीम ग्रेड राजन से ज्यादा कम नहीं था। आखिरकार राजन तो दूसरे ग्रेड का ही हकीम था। भाई ध्रुव की ताकत वाकई प्रभावशाली है। इस बूढ़े ने शुरू में सोचा था कि भाई ध्रुव को अपनी इस उम्र में फर्स्ट ग्रेड का हकीम होना चाहिए। किसने सोचा होगा कि इस बूढ़े ने भाई ध्रुव की असली ताकत को कम करके आंका होगा। गुलशन ने भी पलटकर ध्रुव को आश्चर्य से देखा। उसकी गहरी आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। यहां तक कि चंद्रू, जो किनारे खड़ा था, भी मुस्कुराते हुए ध्रुव को देख रहा था, लगातार सिर हिला रहा था और प्रशंसा कर रहा था। ध्रुव भी मुस्कुराया, अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और मुस्कुराया। मैं बस भाग्यशाली था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वास्तव में सेकंड ग्रेड का हकीम बनूंगा। हालांकि मेरे पास एक प्रश्न है जो मैं अध्यक्ष गुलशन से पूछना चाहता हूं। ध्रुव की बातें सुनकर गुलशन और चंद्रू ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने ध्रुव की बातों में अजीबोगरीब भाव साफ सुना, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाए। गुलशन ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए राजन की तरफ देखा, जो एक तरफ खड़ी थी, और मुस्कुरा दी। भाई ध्रुव, अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो पूछिए। अगर यह बूढ़ा आदमी जवाब दे सके तो मैं आपको वह सब कुछ जरूर बता दूंगा जो मैं जानता हूं। यह देखकर ध्रुव फिर मुस्कुराया। वह यह भी जानता था कि गुलशन और चंद्रू स्पष्ट रूप से राजन से बच रहे थे। उसके सवाल को लेकर वे दोनों कुछ चिंतित भी थे, क्योंकि मामला गंभीर था और वे नहीं चाहते थे कि राजन को पता चले। अध्यक्ष गुलशन, जब मैंने घर छोड़ा था तब मुझे रैंक 9 से ऊपर के हकीमों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे गुरु पहले ही दुनिया की यात्रा पर निकल चुके हैं। इसलिए मैं शक्तिदेव रैंक के सेकंड ग्रेड के बारे में बात करना चाहूंगा। हाँ। जैसे ही ध्रुव के शब्द प्रसारित हुए, गुलशन, जिसकी बूढ़ी आंखें कभी कभी राजन को घूरती थीं, के चेहरे पर अनायास ही एक अजीब सा भाव उभर आया। वह बड़ा सवाल जो मैं तुमसे पूछने का इंतजार कर रहा था, क्या यही था? चंद्रू के मुंह के कोनों पर मुस्कान आ गई। वह मन ही मन हंस रहा था। अध्यक्ष गुलशन का चेहरा, अगर यह बात है, राजन ने भी तिरस्कार भरा व्यंग्य प्रकट किया। वह ध्रुव को ऐसे देखता था जैसे किसी मूर्ख को देख रहा हो। मुझे लगा था कि तुम्हारी कुछ पृष्ठभूमि होगी और तुम बहुत कुछ जानते हो। तुम तो बिल्कुल देहाती हो। तुम्हें तो ऊंचे दर्जे के हकीम का जरा भी अंदाजा नहीं है। अपने गुरु को देखो, वो वाकई बेवकूफ है। उसने तुम्हारे जैसे शिष्य को स्वीकार किया और तुम तो हकीम भी हो। कितनी शर्मनाक बात है। बेशक ये शब्द राजन के मन में कहे गए शब्द ही थे। अगर उसने सचमुच जोर से कहा होता तो मुमकिन था कि ध्रुव, अगर 2 8 सितारा शक्तिदेव, गुलशन और चंद्रू यहां होते, तब भी वह उन्हें जबरदस्ती मार डालता। कुछ देर स्तब्ध रहने के बाद गुलशन का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। कुछ ही देर बाद उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई और उसने ठंडी नजर से चंद्रू की तरफ देखा। यह देखकर चंद्रू ने जल्दी से अपने चेहरे पर गंभीरता ला दी। हाँ, छोटा दोस्त ध्रुव इसके बारे में पूछ रहा है। ध्रुव भी अपने दिल में यह बात देख सकता था। फिर भी उसने कुछ न जानने का नाटक किया और सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। गुलशन ने भी अनजाने में 2 बार खांसी, मानो गला साफ कर रहा हो। कुछ ही देर बाद उसके चेहरे के भाव सामान्य हो गए और उसने मुंह खोला और कहा, भाई ध्रुव ने जो सवाल उठाया है वह वाकई सामान्य है। आखिरकार इस दुनिया पर भी हाई रैंक के हकीम बेहद दुर्लभ हैं। इसके अलावा हकीमों का सख्त वर्गीकरण भी लोगों को उनके बारे में बेहद गोपनीय रखने का कारण बनता है। हकीम वर्गीकरण को इंसानी और देव रैंक में विभाजित किया गया है। इंसानी रैंक में रैंक 1 के हकीम से लेकर रैंक 9 तक के हकीम हैं। इसमें 4 महान अंदरूनी क्षेत्र, नश्वर लेवल, आत्मा लेवल, चेतना लेवल और परमात्मा लेवल भी शामिल हैं।
मेरा मानना है कि भाई ध्रुव को इन 4 महान लेवल्स की पहले से ही बहुत अच्छी समझ है। ध्रुव मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने कोई टिप्पणी नहीं की। गुलशन ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। इसके बाद उसने ध्रुव को समझाना जारी रखा। इंसानी रैंक के ऊपर देव रैंक है। देव रैंक के भीतर यह प्रथम ग्रेड के हकीम से लेकर ग्रेड 9 के हकीम तक में विभाजित है। इसके भीतर अंदरूनी शक्ति का लेवल एकता लेवल, मूल परिवर्तन लेवल, देव परिवर्तन लेवल और पाताल लेवल में विभाजित है। एकता लेवल आत्मा को एक बिंदु में बदलने के लिए उपयोग करता है और सभी क्षेत्र एक में वापस लौट आते हैं। व्यक्ति अपने शरीर की समस्त अंदरूनी शक्ति को एक बिंदु में संघनित कर उसे एक आत्मा मोती में संघनित कर सकता है। इसे चेतना सागर में रखा जाता है और इसका उपयोग सभी रूपों में किया जा सकता है। मूल परिवर्तन लेवल दुनिया के साथ संवाद करता है और दुनिया की शक्ति को बदलने के लिए अंदरूनी शक्ति का उपयोग करता है। दुनिया की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है और दिव्य आत्मा क्षेत्र का निर्माण किया जा सकता है। शत्रु का सामना करते समय इसका चमत्कारी प्रभाव होता है। दिव्य परिवर्तन लेवल देव परिवर्तन लेवल है। अंदरूनी शक्ति सभी जीवित चीजों में बदल जाती है और सभी विपत्तियों का सामना कर सकती है। इस समय अंदरूनी शक्ति पहले से ही एक पदार्थ में बदल गई है और दुश्मन का सामना करते समय भी वास्तव में प्रभाव डाल सकती है। यदि कोई इंसानी रैंक तकनीक का उपयोग करता है तो शक्ति स्वर्ग को हिला देगी। पाताल लोक लेवल संसार का पाताल लोक। पाताल लोक में एक मार्ग है। यह संसार की आत्माओं को नियंत्रित करता है और इस स्थान में अजेय है। यह अंदरूनी शक्ति के प्रशिक्षण का सच्चा शिखर है। यह संसार में विलीन हो जाता है और एक दिव्य शरीर में परिवर्तित हो जाता है। यह संसार के मार्ग को स्पर्श करता है और अद्वितीय है। परमात्मा लेवल के भीतर देव आत्मा भी है। आखिरकार परमात्मा लेवल की आत्मा दोनों क्षेत्रों के बीच का एक क्षेत्र है। यह कहा जा सकता है कि दोनों हैं, इसलिए अभी भी एक और है। 5 लोकों में से 9वां स्थान। 5 अंदरूनी लोकों को 9 पदों में विभाजित किया गया है। परमात्मा लेवल की अधिकतम सीमा दूसरे ग्रेड के हकीम के बराबर है। यह एकता आत्मा का कठोर भाग भी है। एकता लेवल तीसरे, चौथे रैंक के हकीम आदि का है। पाताल लोक लेवल को 9वें स्थान पर है। पाताल लोक लेवल की शक्ति अद्वितीय है। हालांकि यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि 9वीं ग्रेड की औषधीय गोली क्या होती है। उस समय दुनिया की शक्ति को भी गोली में बदला जा सकता है। स्वर्ग की शक्ति के बारे में सभी जानते हैं, हालांकि कोई भी स्वर्ग के शिखर का पता लगाने की हिम्मत नहीं करता। यह बात इस दुनिया के लिए वर्जित है। यह बूढ़ा आदमी आगे कुछ नहीं बोलेगा। मुझे विश्वास है कि भाई ध्रुव भी इस बारे में कुछ जानता होगा। इस बूढ़े आदमी ने जिन बातों का जिक्र किया है वे इस दुनिया के सच्चे उच्च पदस्थ हकीम हैं। भाई ध्रुव, क्या आप उनके बारे में जानते हैं? हालांकि ये कोई राज नहीं था, फिर भी गुलशन बोलते हुए पसीने से तरबतर हो रहा था। अगर उसे इन बातों के बारे में पता भी था तो भी इनके बारे में बात करना वाकई थका देने वाला था। हालांकि जब गुलशन का आखिरी वाक्य सुना तो ध्रुव वहीं दंग रह गया। स्वर्ग की चोटी पर जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। यह दुनिया का एक वर्जित विषय था और सभी इसके बारे में जानते थे। इससे ध्रुव के मन में बेहद जिज्ञासा पैदा हो गई। गुलशन की आंखों में उसने यह सब देख लिया था। ध्रुव अभी भी उसकी कही हुई ढेर सारी बातें पचा रहा था। वह भी धीरे से हंसा और उसे और परेशान नहीं किया। हकीम एसोसिएशन के सामने गुलशन, चंद्रू और ध्रुव एक साथ एसोसिएशन से बाहर चले गए। चारों भी वहीं रुक गए। गुलशन ने मुस्कुराते हुए ध्रुव की ओर देखा और कहा, भाई ध्रुव, इस बूढ़े आदमी को अभी भी कुछ काम निपटाने हैं। कृपया मुझे माफ करें,
कि मैं आपको विदा नहीं कर पाया। ध्रुव भी मुस्कुराया और बोलने के लिए अपना मुंह खोला। अध्यक्ष गुलशन मजाक कर रहे होंगे। मेरी यह यात्रा पहले से ही सार्थक है। अध्यक्ष को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, चूंकि अध्यक्ष को अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं पहले विदा लेता हूं। यह देखकर गुलशन ने और कुछ नहीं कहा। हालांकि उसकी आंखों में कुछ चमक जरूर थी। उसने बगल में खड़ी चंद्रू से नजरें मिलाईं। दोनों ही एक दूसरे के मन की बात जानते थे। हालांकि अंत में गुलशन ने फिर भी अपना सिर थोड़ा हिलाया। तुरंत उसकी नजर घूम गई और उसने एक बार फिर ध्रुव की ओर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हाथ घुमाते ही उसके हाथ में एक जेड की पट्टिका आ गई। उसने ध्रुव की ओर मुस्कुराते हुए कहा, आज मैंने देखा है कि भाई ध्रुव की शक्ति असाधारण है। इसके अलावा आप हकीम में गहराई से शामिल हैं। यह जेड पट्टिका भाई ध्रुव के लिए एक उपहार होगा। इस जेड पट्टिका के साथ भाई ध्रुव हमारे हकीम एसोसिएशन के नाम मात्र के बुजुर्ग के बराबर होंगे। आप हमारे हकीम संघ के किसी भी स्थान पर स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं। यह देखकर ध्रुव की आंखें चमक उठीं। क्या यह उसे जल्दी फंसाने के लिए किया गया था? हालांकि उसे यह स्थिति काफी पसंद आई। ध्रुव के मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभर आई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ बढ़ाया और उसे थाम लिया। ऐसे में अध्यक्ष गुलशन को बहुत बहुत धन्यवाद। यह देखकर गुलशन फिर मुस्कुराया। चंद्रू भी मुस्कुराया। अपनी चतुराई से वह स्वाभाविक रूप से गुलशन की हरकतों को भांप गया। हालांकि उसने मन ही मन गुलशन की तेज तर्रार बुद्धि की भी प्रशंसा की। जब ध्रुव के बगल में खड़े कनूज ने यह देखा तो उसकी आंखें ईर्ष्या से भर आईं। हकीम एसोसिएशन का एक नाम मात्र का बुजुर्ग, ऐसा व्यवहार तो उस बूढ़े नाथ को भी नसीब नहीं हुआ था। हालांकि उसे ईर्ष्या हो रही थी, लेकिन वह जेड पट्टिका आखिरकार ध्रुव की ही थी। कनूज बस देख रहा था कि ध्रुव उसे अपनी जेब में रखे हुए था और उसके चेहरे पर लालच भरा भाव था। उपहार देने के बाद गुलशन के पास कहने के लिए कुछ और नहीं था। कुछ देर हंसी मजाक के बाद वे दोनों भी चले गए। चंद्रू ने देखा कि ध्रुव धीरे धीरे उसकी नजरों से ओझल हो गया। तभी उसने एक हल्की सी आह भरी। उसने गुलशन की तरफ सिर घुमाया और हल्की सी भौहें सिकोड़ी। बताओ, अगर तुमने सचमुच उससे यह बात कही तो क्या वह मदद करेगा? जब गुलशन ने यह सुना तो उसने कोई टिप्पणी नहीं की। उसने भी आसमान की ओर देखा और आह भरी। अगर वह तैयार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? हमें बस बता देना चाहिए। चूंकि उसने सामान ले लिया है तो उसे मदद करने के लिए तैयार होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे नुकसान नहीं होगा। और तो और वह एक जवान आदमी है। इस उम्र में यही वह समय है जब उसका दिल गर्म खून से लथपथ होता है। जब तक वह हकीम प्रतियोगिता में भाग लेता रहेगा, वह आसानी से हार नहीं मानेगा। ये शब्द कहने के बाद चंद्रू ने कुछ और नहीं कहा। उसका शरीर घूम गया और वह एसोसिएशन में आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद गुलशन का शरीर भी धीरे धीरे वहां से गायब हो गया। जब से गुलशन ने उन रैंक 8 के हकीमों को एसोसिएशन से बाहर खदेड़ दिया, तब से हकीम एसोसिएशन में जो कुछ भी हुआ वह पूरे प्राचीन नील शहर में तेजी से फैल गया, मानो उसे पंख लग गए हों। ध्रुव भी एक बार फिर प्राचीन नील शहर में आकर्षण का केंद्र बन गया। जब ध्रुव धीरे धीरे मुख्य सड़क पर चला तो आस पास की भीड़ ने अनायास ही ध्रुव की ओर अपनी नजरें घुमा लीं। तुरंत ही जमीन हिला देने वाली आवाजों और चर्चाओं की एक और लहर आसमान की ओर उठ गई। जल्दी से देखो, क्या यह ध्रुव नहीं है? मैंने सुना है कि उसकी ताकत पहले ही कुलीन शक्तिदेव रैंक में आ चुकी है। इससे पहले किसी ने ध्रुव को देखा और आश्चर्य से चिल्लाया। हालांकि उसके शब्द पूरी तरह से फीके पड़ने से पहले ही
किसी और की उपहासपूर्ण हंसी फिर से फैल गई, जिससे आसपास के कुछ लोगों की नजरें अनायास ही दूसरी ओर मुड़ गईं। हे, यह तो आधे महीने पहले की खबर है। क्या तुमने देखा कि वह किस दिशा से आया था? वह हकीम एसोसिएशन का इलाका है। ध्रुव अभी जिस जगह गया था वह वही जगह है। इस व्यक्ति के शब्द सुनते ही एक बार फिर संदेह भरी आवाजें उठीं। भीड़ भी एक बार फिर से हिलने लगी। क्या क्या ध्रुव प्रशिक्षण का दीवाना नहीं है? वह हकीम एसोसिएशन क्यों जाएगा? मुझे यह मत बताना कि वह आधे महीने पहले बड़ी लड़ाई में घायल हो गया था और दवाइयां खरीदने गया था। ही घायल। उस बूढ़े नाथ के खिलाफ उसके पास बहुत बड़ा लाभ है। वह घायल कैसे हो सकता है? इसके अलावा जब बुजुर्ग लुहार जैसा शक्तिशाली योद्धा उसकी तरफ से पहरा दे रहा हो, तब भी अगर बूढ़ा नाथ में स्वर्ग की हिम्मत होती, तो भी वह ध्रुव के बारे में कुछ भी सोचने की हिम्मत नहीं करता। मैंने सुना है कि ध्रुव इस बार हकीम एसोसिएशन में इसलिए गया था ताकि उच्च स्तरीय हकीम का टेस्ट दे सके। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव के पास न केवल महान प्रशिक्षण प्रतिभा है, बल्कि उसकी हकीम कौशल भी सबसे आगे हैं। अराजक और शोरगुल भरी आवाजों ने ध्रुव को भी अपने दिल में असहाय महसूस कराया। वह बस अपने कदमों की गति बढ़ा सकता था। उसका शरीर चमक उठा और वह भीड़ को चीरता हुआ अपनी दृष्टि के अंतिम छोर तक पहुंच चुका था। ध्रुव के बगल में खड़े कनूज ने भी बेसब्री से मुंह सिकोड़ लिया। भीड़ का शोर भी उसके हिंसक स्वभाव को सहन नहीं कर पा रहा था। अगर ध्रुव पहले उसके साथ न होता तो शायद वह खुद पर काबू न रख पाता और कोई कदम न उठा पाता। इस समय जब उसने ध्रुव को तेजी से चकमा देते देखा तो कनूज के पूरे शरीर की आभा अचानक कांप उठी। 3 सितारा शक्तिदेव की भयावह आभा ने भी तुरंत हमला किया, जिससे आसपास की भीड़ पीछे हट गई और उससे बचने लगी। ध्रुव, जो अभी सराय लौटा था, उसे सांस लेने का भी समय नहीं मिला था कि उसके कमरे के सामने एक मानव आकृति प्रकट हुई। इससे ध्रुव के चेहरे पर भी थोड़ी घबराहट हुई। हालांकि यह तुरंत उसके चेहरे पर मुस्कान में बदल गई और उसने मजाक करते हुए कहा, बुजुर्ग ओजस, आपके पास मेरे घर आने का समय क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप बाहर की खबरों से आकर्षित हुए हों? जो व्यक्ति आया था वह आकाशीय सौदा मीनार का बुजुर्ग ओजस था। जब बुजुर्ग ओजस ने ध्रुव के चिढ़ाने वाले शब्द सुने तो उसके बूढ़े चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके मुरझाए हुए हाथ ने उसकी लंबी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, यही तो इस बूढ़े आदमी का मतलब था। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, दोनों एक साथ जोर से हंस पड़े। इसके बाद ध्रुव के चेहरे पर गंभीरता आ गई और उसने मुस्कुराते हुए बुजुर्ग ओजस से पूछा, बुजुर्ग ओजस, आप जरूर किसी काम से यहां आए हैं। अगर कुछ है तो सीधे कह दीजिए। हाँ, भाई ध्रुव वाकई सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। हाँ, चूंकि यही बात है तो मैं अब और कोई बकवास नहीं करूंगा। मैं आज यहां किसी जरूरी काम से नहीं आया हूं। मैं तो बस भाई ध्रुव को आमंत्रित करना चाहता हूं। यह सुनकर ध्रुव अपनी भौहें उठाए बिना नहीं रह सका। उसने बुजुर्ग ओजस की ओर देखा तो पाया कि उसकी आंखों की गहराई में एक मुस्कान की झलक थी। यह सुनकर ध्रुव का चेहरा और भी संदिग्ध हो गया। बूढ़ा ओजस यह देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखें अर्थपूर्ण भाव से ध्रुव को देखती रहीं और वह बोलता रहा, यह निमंत्रण कोई बड़ी बात नहीं है। बात बस इतनी है कि मेरे स्वामी आपसे मिलना चाहते हैं। जब बुजुर्ग ओजस ने ये शब्द कहे तो ध्रुव के चेहरे पर एकाएक कठोरता छा गई। आकाशीय सौदा मीनार के पीछे का मालिक सचमुच उनसे मिलना चाहता था। इससे ध्रुव के मन में सचमुच एक अजीब सा आश्चर्य हुआ। आसमानी सौदा मीनार किस प्रकार की शक्ति थी? हालांकि बाहरी दुनिया को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। आसमानी सौदा मीनार की आभा और शक्ति देवों द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्थापित अवरोध से
उसमें निहित ऊर्जा निश्चित रूप से ऐसी नहीं थी जिसके संपर्क में ध्रुव आ सके। कम से कम ध्रुव को लगा कि वर्तमान में उसके लिए ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत करना असंभव था। हालांकि बुजुर्ग ओजस की बात सच थी। आसमानी सौदा मीनार का मालिक उससे मिलना चाहता था, जो एकमात्र 3 सितारा शक्तिदेव था। भले ही ध्रुव में असाधारण हकीम कौशल था, ध्रुव को ऐसा नहीं लगता था कि उसके पास ऐसा कुछ है जो दूसरे पक्ष का ध्यान सिर्फ दूसरे दर्जे के हकीम की ताकत से आकर्षित कर सके। इसके अलावा बुजुर्ग ओजस ने अभी कहा था कि वह आज व्यक्तिगत रूप से ध्रुव को आमंत्रित करने के लिए यहां आए हैं। आसमानी सौदा मीनार में कैसी शक्ति थी? इस प्राचीन नील शहर में आमंत्रित शब्द किस पर उत्कीर्ण किया जा सकता था? आज ध्रुव को कई वर्षों में ऐसा निमंत्रण पाने वाला पहला व्यक्ति कहा जा सकता है।